नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब येस बैंक की तरफ से बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि येस बैंक अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने जा रहा है। कार्लाइल और एडवेंट को अपना हिस्सा बेचने की तैयारी येस बैंक कर रहा है। क्या है ये पूरी खबर, किस तरह से ये सौदा किया जा रहा है, हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा तमाम डिटेल्स लेकर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकुर, बताएं क्या डील है, क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, यस बैंक फाइनली 8,898 करोड़ रुपए जुटाएगा, जो कि डील हुई है कार्लाइल और एडवेंट के जरिए। हमने पहले ही यहाँ पे स्वदेश पे दर्शकों को बताया था कि बातचीत जो है वो पीई निवेशकों से लगातार यस बैंक की जारी थी फंड जुटाने के लिए, और फाइनली अब इस पर मोहर लग गई है और यस बैंक 8,898 करोड़ रुपए की इक्विटी जुटाएगी ये दो जो इन्वेस्टर्स हैं। अब ये डील है कैसी, इसको समझ लेते हैं। यस बैंक 369 करोड़ शेयर्स इशू करेगा 13.78 पर शेयर के हिसाब से दोनों इन्वेस्टर्स को, एडवेंट और कार्लाइल। साथ ही साथ क्यूमुलेटिवली 256 करोड़ शेयर के वारंट्स भी इशू किए जाएंगे। ये होगा 14.82 पर वारंट। तो इस हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स डील साइन की गई है। मोटा मोटा बात यह है कि यस बैंक अभी 8,898 करोड़ रुपए जुटा पाएगा 10% स्टेक बेचने से। बताएं हमको, क्योंकि हालांकि आपने तमाम डील की जानकारी तो दे दी है, लेकिन जिनको ये हिस्सा बेचा जा रहा है वो बैंक में किस तरह का योगदान कर रहे हैं, ये नामों का क्या महत्व है, थोड़ा दर्शकों को इस बारे में जानकारी दे दें अंकुर। जी हाँ, बिल्कुल। यस बैंक की कवायद यही थी कि जो उसको ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए वो करीब $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपए के आसपास चाहिए था। पहले ही जो बोर्ड बैठक हुई थी फरवरी में इसी साल, उसमें 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी ले ली गई थी। लेकिन एक तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स, दूसरे सारे इन्वेस्टर्स का यही मानना था कि एक बार को जो एनपीएस हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं नई एआरसी में, उसके बाद डील साइन होगी। लेकिन अभी यस बैंक ने फाइनली 2 पी निवेशकों के साथ, एडवेंट और कार्लाइल के साथ ये डील साइन कर ली है और अब बैंक को जितनी ज़रूरत थी 7,500 करोड़ रुपए तक की, वो अब जुटा लिए हैं। आप एनालिस्ट नहीं है अंकुर, लेकिन जो फिगर्स आपने बताई हैं, जो भी डील का खाका बताया है, क्या स्ट्रीट्स को पसंद आएगा? जी हाँ, बिल्कुल। यस बैंक के लिए ये बहुत ज़रूरी था। आपको हम ये भी याद दिला दें कि 3 साल का जो मोरेटोरियम था खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो मार्च 2023 में कंप्लीट होगा। शर्त ये थी कि मार्च 2023 तक एसबीआई अपना स्टेक 26% के नीचे नहीं बेच सकता है। तो वो जब लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अगर एसबीआई अपना शेयर बेचता है तो यस बैंक के पास मौका है और पैसा जुटाने का। लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में रिक्वायरमेंट ये थी करीब 7 से 8,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएं, तो उसके लिए पी निवेशकों को तलाशा जा रहा था और फाइनली अब एडवेंट और कार्लाइल के साथ ये डील डन है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो साथ ही साथ एआरसी डील चल रही है उसको भी अगले 2 से ढाई महीनों में कंप्लीट होना पड़े, ताकि ये जो इक्विटी और वारंट कन्वर्जन पर ये डील हुई है वो पूरी हो सके। ये तो इस आगे की बात पर किस तरह से तैयारी करता है यस बैंक, वो तो देखना होगा। फिलहाल अंकुर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो यस बैंक ने 10% हिस्सा यहाँ पर बेचने की तैयारी कर ली है कार्लाइल और एडवेंट को। हम आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 48 बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन बिल्डिंग्स के ऊपर गैर
कानूनी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए खतरा है। हाईकोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी बीएमसी पर डालने को लेकर सिटी कलेक्टर को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन नहीं हटाने वाली बिल्डिंग्स का पानी और बिजली कनेक्शन काटने का सुझाव भी दिया है। साथ ही इन बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बीएमसी और मुंबई पुलिस को सिटी कलेक्टर की मदद करने को भी कहा है। इसी पर आइए ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी दे रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 48 ऐसे स्ट्रक्चर्स या कहे कि बिल्डिंग्स और ऐसे निर्माण जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नज़दीक पाए गए हैं, जिन्होंने क्लियर कट डीजीसीए की गाइडलाइंस का वायलेशन किया है और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सर्वे के बाद इन सभी को नोटिस दिया गया था कि उनकी हाइट जितनी है उसे कम की जाए या उन्हें डिमोलिश किया जाए ताकि रनवे पर विमान आसानी से उतर सके और उड़ान भर सके, ताकि रनवे की सेफ्टी बरकरार रहे। ऐसे 48 स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स या निर्माण, इनको डिमोलिश करने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। साथ ही साथ मुंबई के कलेक्टर को फटकार भी लगाई है कि क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग रहे हैं, क्योंकि एफिडेविट में साफ तौर पर कलेक्टर ने कहा है कि डिमोलिशन का काम बीएमसी का है, मेरे अंतर्गत नहीं आता। उसी पर पलटवार और फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा कोई भी कानून में नहीं लिखा है कि कलेक्टर कोई निर्णय नहीं ले सकता या फिर कोई काम को अंजाम तक नहीं ले जा सकता। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इन 48 निर्माणों में बिजली और पानी की सुविधा काटनी चाहिए। साथ ही साथ बीएमसी और मुंबई पुलिस की मदद लेकर इन्हें जल्द से जल्द डिमोलिश या कि गिराया जाना चाहिए। साथ ही साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कलेक्टर को कि 9 तारीख के भीतर अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करे। और आपको बता दें, ये याचिका एक एडवोकेट ने दायर की थी, जिसने साफ तौर पर डीजीसीए की गाइडलाइंस का वायलेशन करते हुए जिस तरीके से रनवे के नज़दीक निर्माण किए जा रहे हैं, उसके चलते विमानों की सेफ्टी में आने की वाली और दुर्घटना हो सकती है, इसके चलते सर्वे किया गया और ये आंकड़ा 48 का बाहर आया है। और साफ तौर पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये निर्माण गिराए जाएंगे, ये निश्चित हो गया है और कलेक्टर को इसकी रिपोर्ट जल्दी सबमिट करनी होगी। अगली सुनवाई 22 अगस्त को रखी गई है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इन समय में किस तरीके से ये चीज़ें और इन पर अमल पाया जाता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर सीरीज का शानदार आगाज हुआ है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी 229 अंकों के उछाल के साथ 17,158 के पार बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी 712 अंकों की तेजी हमने देखी। करीब 3 महीने के बाद 200 डीएमए के ऊपर पहुंचा है। और इस हफ्ते की अगर हम बात करें, निफ्टी 2.5% चढ़कर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में हफ्ते भर में 2% की तेजी हमने देखी है। आज दिन भर का कारोबार कैसा रहा, क्या हलचल रही बाजार में, सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद बता रही हैं। बिल्कुल, देखिए इस हफ्ते के शानदार रिटर्न्स की पहले बात कर लेते हैं। इस हफ्ते में निफ्टी ने लगभग 2.5% का रिटर्न दिया। कल हम बात कर रहे थे कि थर्सडे एक्सपायरी 7% से ज़्यादा की आपको मूव मिली है एक्सपायरी टू एक्सपायरी में। और इस हफ्ते में अगर आप बात करें तो निफ्टी ने 2.5% तक की चाल दिखाई है सिर्फ इस वीक में। बहुत ही शानदार एक्सपायरी, वंडरफुल वीक और आई थिंक पूरा सुपर मंथ ये कहना चाहिए। निफ्टी की बात करें और इसके अलावा मिड कैप से आपको 2% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन मिड कैप स्पेस से मिला और बैंकिंग स्टॉक्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है 2% तक की मूव आपको इसी हफ्ते में बैंकिंग स्पेस में देखने को मिली है। वीकली रिटर्न्स में सरप्राइज सबसे ज़्यादा ये है कि वो 2 स्पेसेस जो वीक स्पेसेस कहे जा रहे थे वो सबसे ज़्यादा इस हफ्ते में चले, यानी आईटी और मेटल में 7.5% का मूव आपको इसी हफ्ते में देखने को मिला है और आईटी पैक से आपको लगभग 3.5% की मूव देखने को मिला है। बड़े ट्रिगर्स जो इस पूरे हफ्ते रहे हैं और इनफैक्ट पिछले 3 हफ्ते से आप देख रहे हैं जुलाई सीरीज में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है अर्निंग्स नंबर्स। जो टॉप गेनर्स इस वीक के रहे हैं वो बजाज फिनसर्व 18%, बोनस का यहाँ ट्रिगर था। बजाज फाइनेंस नंबर्स का ट्रिगर था, 15% की मूव आ रही है। टाटा स्टील, क्योंकि एक बहुत बड़ा शॉट्स जो है सिस्टम में थे वो मेटल्स के लिए थे और वहाँ आपने एक अच्छा रीबाउंड देखा है। थर्ड बिगेस्ट गेनर ऑफ द वीक वाज टाटा स्टील। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, यहाँ पे भी प्योरली रिजल्ट्स का ट्रिगर था और इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा ये तेज़ी कवर हुई। अगर
7-7.25% का मूव हम इस मंथ की एक्सपायरी के लिए कह रहे हैं, उसमें ये चौथा हफ्ता सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग हफ्ता रहा है। इसके अलावा आप के दूसरे जो नंबर्स या बड़े जो गेन्स आए वो इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स में निकल कर आए, जो हमने देखा कि SBI लाइफ आप देख रहे हैं इसी हफ्ते का आज की दिन में सबसे बड़ा हाईएस्ट गेनर भी है। और इंडसइंड बैंक, वहाँ पर हम आपको याद होगा कि नंबर्स के बाद एक बड़ी मूव देखने को मिलती है कि बैंक स्पेस में जो जहाँ भी जिन स्पेसेस में भी लेफ्ट आउट रह गया था, जहाँ पर ज़्यादा वैल्यू थी, बहुत अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे स्टॉक्स, उनमें तेज़ी से कवरिंग आई है। आज की अगर स्पेसिफिकली मूव्स की बात करें, आज गेनर्स कहाँ निकल कर आए, तो SBI लाइफ की अभी हमने बात की, उसके अलावा टाटा स्टील दूसरा बड़ा काउंटर था। मेटल में चाहे स्टील काउंटर्स हों, एल्यूमिनियम काउंटर्स हैं, अच्छे मूव्स आपको देखने को मिले हैं। उसके अलावा सन फार्मा के नंबर्स आए, सुबह म्यूटेड था लेकिन नंबर्स के बाद आपको 6% रिकवर हुआ फ्रॉम द डेज लो, तो ये एक अनदर टॉप गेनर था। लूजर्स कहाँ रहे इस पूरे हफ्ते में, अपने फार्मा पैक को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए देखा। और आज के दिन भी, कल भी आपको फार्मा काउंटर से डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर, सन फार्मा, सिप्ला, यहाँ प्रेशर था कल। आज आपको डॉक्टर रेड्डीज और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स ने लास्ट आवर में थोड़ी सी वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसके चलते कोटक, SBI, इनके अभी नंबर्स आने, तो यहाँ थोड़ा सा आप म्यूटेड परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ये लूजर्स रहे हैं आज के दिन के हम जो बात कर रहे हैं। इसके अलावा वीकली गेनर्स में हम जैसे बात कर रहे थे, मेटल और IT, इन्होंने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया इस पूरे हफ्ते। और इनफैक्ट फार्मा पैक से ही लूजर्स आपके लिए वीकली लूजर्स भी निकल कर आए, तो वो डॉक्टर रेड्डीज लगभग 6-6.25% की डी ग्रोथ यहाँ पर देखी। और साथ ही आपको बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स जिसमें 3.5% का डेंट आपको इस हफ्ते में देखने को मिला, नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिला है बजाज ऑटो में। तो ओवरऑल अ वेरी गुड वीक, अ सुपर्ब मंथ, अ सुपर्ब एक्सपायरी। अब देखना होगा कि सोमवार से जब नए हफ्ते की शुरुआत होती है तो किस तरह से, और नए महीने की शुरुआत होती है तो किस तरह से पोजीशन पैन आउट होती है। वीकेंड का ट्रिगर रहेगा, US मार्केट्स पर नजर आएगी, हालांकि वहाँ भी बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। तो सोमवार को, और क्योंकि हम इतना बढ़ चुके हैं, इतनी चाल मूव इंडेक्स दिखा चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या थोड़ा सा ब्रीदर बाजार लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंडिया के CEO और MD हर्ष कदम ने ET Now स्वदेश से खास बातचीत में कहा है कि सभी बिजनेस में आय बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि नए प्रोडक्ट्स के जरिए बिजनेस में बदलाव लाएंगे। हमारा जो फोकस था सारे बिजनेस एरियाज पे, हमने देखा है कि सेल्स अच्छी तरह रेवेन्यू आया है इस क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में। हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि हम कस्टमर के साथ जुड़े रहे और उनके साथ काम करें। दूसरा, उनके साथ काम करते हुए कुछ नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। हर क्वार्टर में हम जो पाइपलाइन में जो रहे हैं, हम प्रयास करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है इसको बिजनेस में बदलाव लाए। तो इस प्रयास में क्वार्टर 2 में हमें काफी हद तक हमें सक्सेस मिला है। तो आगे जाते हुए जो हमारा फोकस है वो रहेगा सारे बिजनेसेस में। ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट में भी हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं। तो जिस तरह एक क्लियर स्ट्रेटजी है कि तीनों बिजनेस एरियाज में, और जो चौथा एरिया है वो एक्सपोर्ट के बारे में मैं बताऊं तो वहां पे भी हमने जो इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, जो इंडिया की जो पोजीशन है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की, उसका भी हम फायदा उठा रहे हैं। और आगे जाते हुए हम ये समझते हैं कि इंडिया से हम बहुत कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और करना शुरू किया है हमने। और ये तो हम आगे जाते हुए हम ये सस्टेन करते जाएंगे। रहा आपका क्वेश्चन गाइडेंस के बारे में, तो हम आज ऐसे गाइडेंस तो इशू नहीं करते हैं, बट जैसा कि आप देखा जाए जो रिजल्ट्स हमने दिया है, हाफ ईयरली रिजल्ट में आप देखा जाए तो हम 3,300 करोड़ तक पहुंच गए। तो आगे जाके हम प्रयास करते रहेंगे कि और अच्छा रिजल्ट्स दे पाएंगे इस ईयर एंड में। GMM Pfaudler के MD तारक पटेल ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि 4 साल के लक्ष्य को हम समय से काफी पहले हासिल करेंगे। We are kind of already going to hit our 4-year guidance probably a little bit earlier than expected. If you just extrapolate the numbers that we have kind of shown this quarter into 4, you will see that we are very close to the number that we had guided for in 2024, right? So we are already way ahead of our plan. We do plan to come back to the markets with a new equity story and some kind of revised guidance. We probably will do that sometime in September. But the focus right now, like I said, remains on extracting synergies, working together as a group, and really leveraging our global brand and multiple manufacturing locations.
to really give the best solution to our customers. बात करते हैं सिप्ला के पहली तिमाही के नतीजों की, और अगर हम सबसे पहले आय की बात करें तो 5,471 करोड़ से यह आंकड़ा बढ़कर आ गया है 5314 करोड़ पर। सिप्ला के पहली तिमाही के मुनाफे में कमी दर्ज की गई है। साथ ही अगर हम मार्जिन और एबिटा की बात करें तो वहां पर भी कमी आती हुई दिखाई दी है। अगर हम आपको आंकड़े बता दें एक बार, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 7,710 करोड़ से जो मुनाफा है कंसोलिडेटेड मुनाफा, वो कम होकर 706 करोड़ पर आ गया है। कंसोलिडेटेड एबिटा की बात करें 1220 करोड़ से घटकर ये आंकड़ा 1144 करोड़ पर पहुंच गया है। कंसोलिडेटेड मार्जिन में 22.3% से कमी होकर 21.5% पर यह आंकड़ा आ गया है। लेकिन चलिए अब सोमवार को नजर रहेगी आईटीसी के नतीजों पर। अनुमान क्या कहता है सहयोगी विनी मोतीवाला बता रही हैं। आईटीसी अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और वहाँ पे देखा जाए तो यह टाइम टॉप लाइन ग्रोथ 23% की स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मेनली लेड बाय जो सिगरेट की मिक्स जो है इंप्रूव हो रही है, सिगरेट में रिकवरी दिख रही है, होटल बिजनेस में भी रिकवरी दिख रही है, रीओपनिंग ट्रेड वर्कआउट कर रहा है इन दोनों बिजनेसेस के लिए और उसकी वजह से हेल्दी टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो भी 21% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड मोबिलिटी जो इम्प्रूव हुई है उसकी वजह से सिगरेट वॉल्यूम्स भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छे 21% की वॉल्यूम ग्रोथ होगी सिगरेट बिजनेस में। उसके अलावा बॉटम लाइन की बात करें 32% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बॉटम लाइन में, और मार्जिन्स में भी EBITDA मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन देखेंगे। 110 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है ये टाइम अराउंड, और EBITDA मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है 33.8% पे। अभी बात करते हैं ओवरऑल जो मार्जिन एक्सपेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि ओवरऑल इंप्रूव हो रही है सेल्स मिक्स, सिगरेट मिक्स इंप्रूव हो रही है, उसकी वजह से मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। होटल्स पेपर बिजनेस में भी फेवरेबल बेस भी सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ पे भी ग्रोथ अच्छी एक्सपेक्टेड है। एग्री बिजनेस गुड ग्रोथ, हेल्दी टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बेटर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी सपोर्ट करेगी एग्री बिजनेस को। और ओवरऑल एफएमसीजी बिजनेस में ये टाइम थोड़ा मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू में, या हाई सिंगल डिजिट बोल सकते हैं, हाई टू मिड सिंगल डिजिट, क्योंकि ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी हायर कॉस्ट जो है इम्पैक्ट करेगी तो वहाँ पे थोड़ी ग्रोथ कम एक्सपेक्टेड है एफएमसीजी बिजनेस में। अदर देन दैट फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, सिगरेट्स वॉल्यूम क्या आ रहे हैं, कॉमेंट्री क्या है, होटल रेवेन्यू की कमेंट्री क्या है, क्योंकि रीओपनिंग ट्रेड है, इंक्रीज ट्रैवल है तो वहाँ पे कमेंट्री क्या है, और आउटलुक क्या है एग्री बिजनेस, पेपर बिजनेस और पैकेजिंग बिजनेस में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। चलिए ये अनुमान रहा आईटीसी के नतीजों का, लेकिन सोमवार को यूपीएल के भी नतीजे आने वाले हैं। अनुमान क्या कहता है, इसका पूरा एनालिसिस किया हमारे सहयोगी शरद दुबे ने। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है भारत की सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी यूपीएल। अब रेवेन्यू में लगभग 14% का उछाल देखने का जो है अनुमान है, और ये सारा ऑलराउंड वॉल्यूम ग्रोथ सारे जोग्राफीज़ में देखा गया है। नेट प्रॉफिट में हालांकि 5.5% का जो है गिरावट का एक्सपेक्टेशंस है, और इसका इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि टैक्स राइट बैक देखा गया था बेस क्वार्टर में, तो उसके कारण जो नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ा है। एबिटा के आंकड़े जो ऑपरेशनल कामकाजी मुनाफा है वहाँ पे जो है लगभग 18% का ग्रोथ का उम्मीद है, और मार्जिन्स में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो 100 बेसिस पॉइंट्स का ऑलमोस्ट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस रहेगा। यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मार्केट्स में हालांकि म्यूटेड वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन फॉरेक्स लॉस होने के बावजूद जो है इंटरेस्ट लॉस जो है वो कम हो रही है, तो उसके कारण जो है ऑपरेशनल नंबर्स को एक अच्छा पुश मिल सकता है आगे जाते हुए। हालांकि 3 प्रेशर पॉइंट्स ज़रूर रहेंगे, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ोतरी में आपके हायर दैन एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल और आखिर में करेंसी इम्पैक्ट को लेके। लेकिन जो 3 अहम फैक्टर्स होंगे आगे देखते हुए वो रहने वाली कि क्या गाइडेंस रहेगी कंपनी की उनके यूरोप के बिजनेस को लेके, और उनके क्या सिनर्जीज आ रहे हैं बंच पार्टनरशिप के साथ आपके ब्राज़ीलियन मार्केट्स में, और आखिर में इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि क्या टेक ओवर इंटरेस्ट आ रहा है उनके ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के लिए। चलिए, तो यहाँ पे शरद ने आपको बताया यूपीएल के नतीजे कैसे रह सकते हैं, लेकिन साथ ही जुलाई महीने का आज आखिरी ट्रेडिंग डे है और सोमवार यानी 1 अगस्त को ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े पेश होने वाले हैं, और इस बार ऑटो कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रह सकता है, एक बार फिर से जुड़ते हैं शरद दुबे से जो तमाम डिटेल्स इसको लेकर दे रहे हैं। प्रोडक्शन के आंकड़ों के बारे में हम बात करें
तो आप कह सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स ले लीजिए और पैसेंजर व्हीकल्स ले लीजिए, यहाँ पे जो है एक अच्छा उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। हालांकि ट्रैक्टर्स में ज़रूर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, यहाँ पे एक स्लो डाउन देखने मिली है सिक्वेंशियली जुलाई में, क्योंकि रेन डेफिसिट का जो है फैक्टर आ गया, मानसून आ गए हैं, इसके कारण टू व्हीलर इंडस्ट्री की वॉल्यूम हालांकि 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि फिर भी एक कहे तो म्यूटेड रिकवरी कहा जाएगा, क्योंकि टू व्हीलर इंडस्ट्री के जो आप रिकवरी देख रहे हैं वो अभी स्लो है। और अभी होलसेल लेवल्स की अगर बारे में बात करें तो वो भी अभी जुलाई 16 के जो लेवल्स है उनसे कम है। अभी सीवी इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी वॉल्यूम जो है बढ़ोतरी देखने मिलेगी, क्योंकि बेस जो है ऑफकोर्स थोड़ी लो देखने मिली थी। अब कंपनीज के आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ऑफकोर्स आप कह सकते हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में यहाँ पे देखिए शानदार मूवमेंट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मारुति सुजुकी का एक्सपेक्टेशन है 13% ग्रोथ का, और M&M और टाटा मोटर्स की भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ का। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बात करें तो सिक्वेंशियली थोड़ी सी डाउनटिक ज़रूर रहेगी, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे भी ग्रोथ 40 to 50% देखने मिलेगा। आप कह सकते हैं आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड फोकस में रहने वाले। टू व्हीलर सेगमेंट में जो है अभी दबाव बना रहेगा, लेकिन आप कह सकते हैं बजाज ऑटो में जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो है अब देखेंगे तो लगभग 6% का ग्रोथ का अनुमान है। आयशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड, TVS मोटर, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे लगभग 1 से लेकर 7% तक का सिक्वेंशियली डाउनटिक देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाली है ट्रैक्टर सेगमेंट को, क्योंकि ऑफकोर्स सिक्वेंशियल नंबर्स देखें तो यहाँ पे 45 to 46% का जो है गिरावट देखने मिल सकता है, क्योंकि इसमें मॉनसून का इम्पैक्ट आया है। आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद के करीब बनी गिफ्ट सिटी में आज से देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने IBX के MD CEO अशोक गौतम से खास बातचीत की है। आइए इसके अंश आपको सुनाते हैं। भारत में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बनाया गया है, जो कि IFSCA के तत्वाधान में बनाया गया है, गिफ्ट IFSC में। ये एक्सचेंज में US डॉलर बेस्ड ट्रेडिंग होती है। जो भी यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर आएगा, अभी हम गोल्ड से शुरू कर रहे हैं। गोल्ड बार्स को वॉल्टिंग की सुविधाएं हैं यहाँ पे। हमारे साथ हमारी सहयोगी संस्था है जिनकी डिपॉजिटरी है, और जो भी यहाँ पे क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं या जो बुलियन को बेचने के लिए आना चाहते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स, बुलियन डीलर्स, वो यहाँ पे एक डीमेट अकाउंट खोलते हैं, और उस डीमेट अकाउंट में वो BDR उनका क्रेडिट हो जाता है। तो एक्सचेंज पे जो ट्रेडिंग होती है वो BDR की यूनिट्स की ट्रेडिंग होती है। BDR का फुल फॉर्म बता देता हूँ, बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट, जो कि एक सिक्योरिटीज़ के तहत में उस पर काम होता है। अभी क्या पहली चीज़ ये परमिट की गई है कि जो भारत में कुछ ज्वेलर्स हैं जो कुछ मानदंड को मीट करते हैं, उनको क्वालिफाइड ज्वेलर्स का दर्जा दिया जाएगा, और उसके बारे में डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे दी हुई हैं। आज की तारीख में इस समय कल तक हमारे पास 64 क्वालिफाइड ज्वेलर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, उम्मीद है कि हम लोग शीघ्र ही 3 का आंकड़ा पार कर लेंगे। इन क्वालिफाइड ज्वेलर्स के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि पहली बार डिसइंटरमीडिएशन हुआ है गोल्ड इंपोर्ट के लिए। अभी तक वो लोग सब नॉमिनेटेड बैंक्स और नॉमिनेटेड एजेंसीज के थ्रू इंपोर्ट करते थे। अब IBX एक्सचेंज पे पहली बार वो अपना प्राइस डाल के इंपोर्ट कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए डॉलर फ्लो की सुविधा ऑलरेडी परमिट कर दी है। उसके तहत जब डॉलर यहाँ पे आता है तो कुछ एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, रिजर्व बैंक के सर्कुलर में सब चीज़ें दी हुई हैं, उसके अंदर उनको ट्रेड करना होता है, और जो ख़रीदते हैं BDR को उसको कन्वर्ट करके ड्यूटी पे करके गोल्ड को फिजिकल ले जा सकते हैं। हम हर दिन आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में बनाने को लेकर एक खास पेशकश लेकर आते हैं, और इसे लेकर मौजूद है हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार। और विश्वमोहन कमोडिटी की ABCD में आज बताएंगे कि किस टॉपिक पर विस्तार से बात हो रही है।
क्रूड ऑप्शंस की हम आज बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड टर्नओवर इस कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल रहा है लगातार पिछले कई महीनों से, और MCX पर ये ट्रेड होता है और सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और जो क्रूड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑप्शंस ऑन क्रूड फ्यूचर्स है, यानी फ्यूचर्स के 2 दिन के एक्सपायरी के पहले ये एक्सपायर ऑप्शंस की एक्सपायरी होगी और डिवॉल्व हो जाएगा ये फ्यूचर्स में। अब दूसरी बात करते हैं, इसकी बारीक बातें करते हैं कि क्रूड ऑप्शंस की बारीक बातें क्या है। तो क्रूड ऑप्शंस में इसका जो लॉट साइज है वो 100 का है, यानी 100 के मल्टीपल पे आपको यहां पे कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, और टिक साइज है 10 पैसे का। तो 10 पैसे का टिक साइज और लॉट साइज है 100 का। अगर स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो 50 रुपए के इंटरवल पर यहां पर स्ट्राइक प्राइस है। जो कॉस्ट आपके लिए होगा ऑप्शंस बायर के लिए वो लॉट साइज और प्रीमियम के मल्टीप्लिकेशन में होगा, यानी लॉट साइज इंटू 100 आपका कॉस्ट होगा। ऑप्शन सेलर्स के लिए कॉस्ट मार्जिन मनी होगा, हालांकि मार्जिन सेलर्स के लिए काफी भारी भरकम मार्जिन है, ये एक सेलर्स के लिए चिंता वाली बात होती है, लेकिन बायर के लिए बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट ये है। अब तीसरी बात आती है कि आपको कॉस्ट के लिहाज से ये कितना इफेक्टिव है। अगर आप ऑप्शंस बाई करने जाते हैं, मान लीजिए 8000 करंट मार्केट प्राइस है, तो अगर 8000 स्ट्राइक प्राइस की आप कॉल ऑप्शन लेते हैं और 200 रुपए अगर प्रीमियम है और 100 रुपए आपका लॉट साइज है, तो नहीं आपकी कॉस्ट 8000 रुपए हुई। अगर प्रीमियम 200 बढ़ के 210 हो गया तो आपकी कमाई 1000 रुपए हो गई। इसी तरह पुट, अगर आपने 7800 का पुट लिया और वहां पर अगर 100 रुपए उसका प्रीमियम है, प्रीमियम अगर बाजार गिर गया और 90 रुपए उसका प्रीमियम हो गया तो वहां पर आपकी कमाई 1000 रुपए हो जाएगी। तो बहुत ही आसान प्रोडक्ट है, और आपके जो रिस्क है बायर के लिए वो प्रीमियम की रकम है और राइटर्स के लिए सिर्फ मार्जिन मनी है। अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी से भी होगी अब SGX निफ्टी की ट्रेडिंग, और PM मोदी ने आज NSE IFSC SGX कनेक्ट लॉन्च किया है। इसके साथ ही PM ने देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत भी की है। इस मौके पर PM ने कहा है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में से एक है और आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। भारत अब अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों के साथ खड़ा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। भारत के बढ़ते आर्थिक सामर्थ्य, भारत के बढ़ते तकनीकी सामर्थ्य और भारत पर विश्व के बढ़ते भरोसे के लिए ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, एक अहम दिन है। ऐसे समय में जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आधुनिक होते भारत के नए संस्थान और नई व्यवस्थाएं भारत का गौरव बढ़ा रही है। आज गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है। मुझे विश्वास है ये भवन अपने आर्किटेक्चर में जितना भव्य होगा उतना ही भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के असीमित अवसर भी खड़े करेगा। IFSCA एक एनेबलर भी बनेगा, इनोवेशन को सपोर्ट करेगा और इस सब के साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए एक कैटालिस्ट का काम भी करेगा। गिफ्ट सिटी में NSE IFSC SGX कनेक्ट की लॉन्चिंग के जरिए आज ये शुरुआत हो रही है। साथियों, आज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज उसको भी लॉन्च किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के इंडियन ओरिजिनल ऑफिस, 3 फॉरेन बैंक्स और 4 इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म, इन सब के साथ अनेक महत्वपूर्ण पड़ावों को आज हमने पार किया है। इनसे
130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में और मदद मिलेगी। भारत अब यूएसए, यूके और सिंगापुर जैसे दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। ईवी इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे होगा और क्या क्या नया होने वाला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर सीईओ ब्लू स्मार्ट अनिरुद्ध अरुण से खास बातचीत की हमारे सहयोगी दानिश आनंद ने। पूरी ईवी इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। टू व्हीलर्स में आग लग रही है, रिसेंटली एक इलेक्ट्रिक कार में आग लगी है, लेकिन इसके अलावा पॉलिसी फ्रंट को अगर हम देखें तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आ रही है और सरकार धीरे धीरे इंफ्रा बढ़ा रही है। तो इन सारी डेवलपमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे? ईवी इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रही है एंड देयरफॉर बहुत सारे बदलाव भी आ रहे हैं और ये बदलाव के बीच में बहुत सारा एक्साइटमेंट है। बहुत सारे नए कंज्यूमर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारे नए कंपनियां भी आ रही हैं और इनके बीच ऐसे कभी हो भी जाता है कि कुछ कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, जैसे कि जो ईवी फायर्स हुई हैं। बट जो भी फायर्स हुई हैं वो मेजरली टू व्हीलर्स में हुई हैं और वो कोई इंजीनियरिंग की गलतियां भी हो सकती हैं या फिर मटेरियल सिलेक्शन में गलतियां हो सकती हैं या फिर वेरियस सेफ्टी इम्प्लीमेंट्स जो शायद लैकिंग थी उसके वजह से भी हो सकती हैं। तो ये सॉल्यूशंस, इसको सॉल्व करने के सॉल्यूशंस इंडस्ट्री को ऑलरेडी पता है और इसको इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में लेके आना है और इसको एक बहुत रिगरस तरीके से इम्प्लीमेंट करके कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को वापस लेके आना चाहिए। तो आई थिंक टू व्हीलर के हिसाब से देखें तो बहुत सारे कंपनियां इसी पे बहुत ज़्यादा दबाव भी दे रही हैं एंड आई थिंक फोकस उस पर बहुत ज़्यादा है। फोर व्हीलर्स में इतना बड़ा रिस्क नहीं है बिकॉज ऑलरेडी कंपनियां बहुत अच्छी टेस्टिंग करती हैं और जो मटेरियल सिलेक्शन भी है, बैटरी केमिस्ट्री है और उसको BMS और बैटरी कूलिंग सिस्टम्स हैं वो बहुत ही बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में आजकल की बैटरियाँ आती है। So I'm less concerned about the risks that are in the EV four-wheeler industry. That being said, इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत फोकस लगाना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि एक भी फायर रिस्क ना हो। और पॉलिसी के क्वेश्चन पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री इतनी फास्ट ग्रो हो रही है कि ये प्रिवेंटेबल नहीं है। बहुत सारे चेंजेस आएंगे पॉलिसी में, बहुत सारे नए सोच आएंगी, कुछ गवर्नमेंट की रेगुलेशन आएंगी, कुछ इंडस्ट्री के कंसेंसस बनेगी। तो ये सब होती रहेंगी और इसके बीच में हमें लगेगा कि एक केओस सा सिचुएशन है, अलग अलग लोग अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रहे हैं, पर इसी से एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री बनती भी है। जो ये केओस है इसको अगर हम अच्छे से चैनल करें और क्रिएटिवली चैनल करें तो इंडिया वर्ल्ड के सबसे बड़े ईवी इंडस्ट्रीज़ में से एक बन जाएगी, ईवी मार्केट्स बन जाएंगी। ब्लू स्मार्ट ने रिसेंटली अभी फंड्स रेज करें, आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? और आपने रिसेंटली टाटा के साथ भी टाई अप करा है कुछ गाड़ियों के लिए, क्या आप और पार्टनरशिप्स के लिए ओपन हैं? तो बहुत रिसेंटली ब्लू स्मार्ट ने टाटा मोटर्स के साथ 10,000 गाड़ियों का एक डील साइन किया है और इससे पहले 3,500 का भी एक और डील साइन किया था। तो कुल मिला के ये 13,500 गाड़ियों का एक डील अभी ऑनगोइंग है टाटा मोटर्स के साथ। इसके अलावा हम MG, BYD, Hyundai, महिंद्रा जैसे कंपनियों के गाड़ियाँ भी चलाते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स को हम सारे टाइप्स के EVs एक्सपीरियंस करने का एक मौका दें। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हम बाकी शहरों में भी बढ़ेंगे और अभी बहुत रिसेंटली हम एक नए शहर लॉन्च करने ही वाले हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप बस देखते रहना, बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट भी आने वाला है और हम एक साल के अंदर आई थिंक 10,000 गाड़ियाँ भी पार कर लेंगे, ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट जो टाइम आने वाला है उसको लेके हम बहुत एक्साइटेड भी हैं और इसके और बहुत मेहनत भी चल रहा है।
रेलवे लैंड लाइसेंसिंग फीस पर कैबिनेट नोट को पीएमओ की मंजूरी का इंतजार है। क्या है इस नोट में और किन कंपनियों को होगा फायदा, कैसे बदलेगी तस्वीर, इस एक्सक्लूसिव खबर की तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी मेघना मित्तल दे रही हैं। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे लैंड लीज पॉलिसी जो है, जो कैबिनेट नोट द्वारा रिविजिट की जा रही है, जिसमें करंट जो 6% लाइसेंस फ़ी है उसको रिड्यूस करके बिलो 3% का प्रपोजल है। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस इस पर काफ़ी समय पहले हो चुके हैं और ये कैबिनेट नोट पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये अटका हुआ है क्योंकि पीएमओ का अप्रूवल अभी तक इस पर नहीं आया है। जब पीएमओ का अप्रूवल इस पर आ जाएगा उसके बाद ही ये कैबिनेट में डिस्कस होगा। और ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कॉनकॉर के जो EOIs हैं वो दीपम ने बिल्कुल रेडी कर रखे हैं, ताकि जैसे ही कैबिनेट का अप्रूवल हो, बिल्कुल इस पर डिले नहीं चाहते हैं और तुरंत ही EOIs वो इशू कर देंगे कॉनकॉर के स्ट्रैटेजिक सेल के लिए। ये हम जानते हैं कि कॉनकॉर का स्ट्रैटेजिक सेल इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि लैंड लीज पॉलिसी का वेट कर रहे थे। इन्वेस्टर्स की मांग थी कि लैंड लीज पॉलिसी घटाई जाए और जो इसका लीज का पीरियड है वो भी करंट 5 ईयर्स से बढ़ाकर लंबे समय तक रखा जाए। इसी को देखते हुए ये कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। तो ये अब देखना बाकी है कि कितनी जल्दी पीएमओ का अप्रूवल आता है इस पर, ताकि कैबिनेट का इस पर डिस्कशन हो और अप्रूवल हो और उसके बाद कॉनकॉर के EOIs इशू हो जाएंगे। और ये हम जानते हैं कि कॉनकॉर में जो करंट जो गवर्नमेंट स्टेक है वो 54% से ज़्यादा है, लेकिन जो अप्रूवल आया था कैबिनेट द्वारा वो 30.8% के स्टेक सेल का ऑलरेडी आ चुका है, जिससे लगभग 8,000 करोड़ रुपीस दीपम को मिलेंगे इस साल अगर कॉनकॉर पूरा हो जाता है तो। अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति वाले बयान पर चढ़ा सियासी घमासान हाई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस मुद्दे पर हमलावर हैं। बीजेपी सांसद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने माफी की मांग पर ये अड़े हुए हैं, इनसे माफी की मांग पर ये अड़े हुए हैं, लेकिन संसद में जारी संग्राम पर असर दोनों सदनों के कामकाज पर साफ तौर से पड़ रहा है और सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है। आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई है। आज जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखकर माफी मांग ली है। अपने खत में उन्होंने लिखा है कि ये स्लिप ऑफ टंग था, मैं माफी मांगता हूं, आप इसे स्वीकार करें। वहीं संसद में हंगामे की वजह से निलंबित 27 सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। ये सांसद बुधवार से गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना दे रहे थे। 50 घंटे का धरना खत्म करने के बाद इन सांसदों ने विजय चौक की ओर मार्च किया है। क्या किया जाएगा अंदर में प्राइस राइज के बारे में ये सवाल उठाने नहीं दिए, तो अपोजिशन होने के नाते हमका फर्स्ट बनता पीपल्स को इशू था, तो बाहर आके गांधी जी की स्टैचू के सामने और ये आपने जो कुछ अलग सा मुझे लग रहा है, इसमें बंगाली में, इंग्लिश में, हिंदी में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं और जहाँ तक मैं ये शब्द पढ़ रही हूँ, ये अनपार्लियामेंट्री जो शब्दों की लिस्ट दी गई थी उसमें से अच्छे दिन की जो सरकार है मोदी जी वाले, उन्होंने ये कोविड स्प्रेडर को भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड समझा, वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड के लिस्ट में कोविड स्प्रेडर को भी डाल, सब कुछ डाल रहे जो उनका मन में है। मोदी जी है तो तो हमने कल ये 2 बनाए, पूरा अनपार्लियामेंट्री वर्ड का लिस्ट जो हम अंदर जाके बोल नहीं सकेंगे, तो बाहर तो पहन सकते हैं, इसीलिए 2 चादर बनाए, एक टोटल अनपार्लियामेंट्री वर्ड का लिस्ट, ये है ब्लैक बांग्ला में, हिंदी में और इंग्लिश। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने निलंबित सांसदों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि संसद परिसर में धरना देने के दौरान ये गांधी प्रतिमा के नीचे चिकन खा रहे थे। संसद से सस्पेंड 24 सांसदों का 50 घंटे के धरने के दौरान एक नई महाभारत शुरू हो चुकी है। सांसदों के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने गंभीर आरोप लगाए। प्रहलाद जोशी का कहना है कि निलंबित सांसद अपने धरना प्रदर्शन के दौरान बापू की प्रतिमा के पास चिकन खा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं करना चाहती और देश की महान विभूतियों का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गया है। पूछना चाहता हूँ, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है?
ये तो उत्तर देश को देना चाहिए। लोग चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है। वो भी गांधी स्टैचू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं, ऐसे एक रिपोर्ट आया है। प्रहलाद जोशी का ये आरोप उन सांसदों पर है जिन्हें संसद में अशोभनीय व्यवहार के कारण सस्पेंड कर दिया गया, जिसके विरोध में वो संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे धरना दे रहे हैं। पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की यहाँ पर मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। अब आयकर विभाग और डीआईआर केस के सिलसिले में जांच कर सकती है। खबरों के मुताबिक आयकर विभाग डीआरआई इस मामले में जांच शुरू करेंगी और आयकर विभाग ने अर्पिता से पिछले 5 सालों की आईटीआर मांगी है। इसके साथ ही ईडी पार्थ के चैटर्जी की यहाँ पर कई और ठिकानों पर रेड मारने की तैयारी में है। बीजेपी एसएससी स्कैम को लेकर हमलावर है। क्या टी20 की बढ़ती लोकप्रियता के चलते वनडे क्रिकेट का भविष्य खतरे में है? पेश है इसी मुद्दे पर आज का स्वदेश विशेष। पिछले 51 सालों में वनडे क्रिकेट में कई बदलाव हुए। नियम बदले, रंग ढंग बदले, खेल बदला और खिलाड़ियों के तेवर बदले। लेकिन बदलते वनडे क्रिकेट में अब ऐसा बदला ये कि अब इसी पर संकट आ गया है। वजह है क्रिकेट का छोटा फॉर्मेट यानी टी20। दरअसल इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के कम उम्र में संन्यास लेने के बाद लगातार वनडे क्रिकेट के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं और कई बड़े नामी क्रिकेटर्स ने भी वनडे को लेकर चिंता जताई है। आज इसी टॉपिक पर हम करेंगे खास चर्चा कि क्या खत्म होता जा रहा है वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट। आखिर कौन है वनडे क्रिकेट की इस हालत की वजह और कैसे इस क्रिकेट में एक बार फिर से नई जान फूंकी जा सकती है। लेकिन पहले देख लेते हैं कि वनडे क्रिकेट को लेकर कौन क्या कह रहा है। कुछ नाम और कुछ नामों की स्टेटमेंट्स हम आपके सामने स्क्रीन में पेश कर रहे हैं, जहां पर ग्रेग बार्कले अध्यक्ष आईसीसी जो है, अगर उनका हम सुने तो भविष्य में फ्रेंचाइजी टी20 लीग के विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये इनका मानना है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का यहाँ पर कहना है कि वनडे क्रिकेट अब थोड़ा बोरिंग हो गया है। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि वनडे फॉर्मेट को 50 या 40 ओवर्स का कर देना चाहिए। दूसरी ओर रवि शास्त्री पूर्व हेड कोच इंडिया का कहना है कि वनडे क्रिकेट मैच को छोटा करने में कोई गलत बात नहीं है। पहले भी ये 60 ओवर का था, लेकिन बाद में इसे 50 ओवर का किया गया। दूसरी ओर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम का यहाँ पर कहना है कि एक दिवसीय क्रिकेट अब केवल एक खिंचा हुआ खेल है और एक कमेंटेटर के रूप में भी मुझे ऐसा लगता है, तो एक खिलाड़ी को कैसा लगता होगा। दूसरी ओर प्रज्ञान ओझा पूर्व क्रिकेटर भारतीय टीम के, उनका कहना है कि हम टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब वनडे क्रिकेट का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। रविचंद्रन अश्विन भारतीय स्पिनर का कहना है कि वनडे मैच देखते देखते एक समय बोर हो जाता हूं और बीच में टीवी ऑफ कर देता हूं। इतना ही नहीं, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियाई ओपनर का यहाँ मानना है कि ये फॉर्मेट धीरे धीरे मर रहा है। अभी वर्ल्ड कप होने वाला है जो कि मज़ेदार होगा, लेकिन मुझे वनडे खेलना बहुत पसंद नहीं है। क्विंटन डेकॉक दक्षिण अफ्रीकी विकेट कीपर यहाँ कहते हैं कि खिलाड़ियों के लिए 3 फॉर्मेट खेलना कठिन होता जा रहा है। दूसरी ओर सलमान बट पाकिस्तान के पूर्व कप्तान का कहना है कि वनडे क्रिकेट के स्तंभों में से एक है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये खत्म हो, और इस फॉर्मेट में कई खिलाड़ियों के नाम बड़े रिकॉर्ड भी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर चौतरफा वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट को लेकर लोगों में बहुत सारी भावनाएं हैं और बहुत सारे सवाल हैं, और इन्हीं सवालों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन किस तरह से ये बदला है
कैसे ये बदला है इस पर हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। क्रिकेट 1975 से 1992 तक हमने काफ़ी बदलाव क्रिकेट जैसे खेल में आते हुए देखे हैं। ख़ासतौर से 1992 का साल अगर हम देखें तो ये साल क्रिकेट के नए कलेवर का साल था। वर्ष 1992 में हुए विश्व कप की मेज़बानी का मौका मिला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, और इस विश्व कप में कई बदलाव भी किए गए हैं। पहली बार दिन रात के मैच हुए। इतना ही नहीं, मैच में खिलाड़ी रंगीन कपड़े पहनकर उतरे और उजली गेंदों का भी इस्तेमाल हुआ है। अब पहले 15 ओवर के दौरान 30 गज के दायरे से बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी ही रह सकते थे। इस नए नियम के कारण यहाँ पर आपको बताएं पिच हिटर खिलाड़ी का जन्म हुआ। 1992 तक 60-60 ओवर के मैच होते थे, लेकिन 92 के बाद 50-50 ओवर्स के मैच को ये कर दिया गया है। चलिए, तो अब यहाँ पर वनडे को किस तरह से बदलना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, जिस तरह से खिलाड़ी भी समझते हैं कि वनडे अब बोरिंग होता जा रहा है। ओवरऑल इसका भविष्य कैसा है, इसका हम एनालिसिस करते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हरपाल सिंह बेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल जी, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ व्यूज़ हमने अभी पढ़े, जहां पर न सिर्फ बीसीसीआई के अध्यक्ष बल्कि तमाम दुनिया के खिलाड़ियों का भी मत था वनडे मैचेस को लेकर। आप क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या वाकई इसे ख़त्म कर देना चाहिए या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है कि वनडे क्रिकेट में जो रोमांच का एंगल है उसको बनाए रखना चाहिए, और क्योंकि शॉर्ट फॉर्म जैसे कि T20 जैसे गेम्स अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो वनडे कहीं ना कहीं बैक सीट अब ले चुका है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे साथ हरपाल सिंह जी जुड़े, तब तक हम आपको कुछ और बातें यहाँ पर बताना चाहेंगे। चलिए, हरपाल सिंह जी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हरपाल सिंह जी, स्वागत है आपका। अगर आप सवाल नहीं पूछ पाए, सुन पाए, तो मैं आपको फिर से एक बार पूछ लेती हूँ। सवाल ये था कि क्या वनडे फॉर्मेट को अब पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए या वक्त आ गया है कि इसमें कुछ बदलाव करें? देखिए, आपने बहुत अच्छे सवाल किए और बहुत अच्छी बैकग्राउंड भी दी है। सवाल ये है, जो भी प्लेयर अब कह रहा है कि 50-50 या वनडे जो है बोरिंग हो रहा है, उनका प्रॉब्लम ये है कि वनडे में पैसा नहीं है। अगर वनडे लीग होती जैसे T20 की लीग है, हर आदमी को कुछ पैसा चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर आप 20 ओवर खेलने के बाद 20 ओवर बैटिंग और 40 ओवर के मैच में 1.5-2 करोड़ रुपया कमा लेते हो और आराम भी कर सकते हो, तो 50-50 में इतना पैसा ही नहीं। 50-50 में यू रिप्रेजेंट द कंट्री। आप वर्ल्ड कप खेल लीजिए या सीरीज खेल लीजिए बिटवीन द नेशंस, मगर उधर पैसा नहीं। पैसा तो है जो आपको बोर्ड देता है। जिस तरीके का पैसा T20 में है, तो भैंस सब लोग अब जो मर्जी की हम बोर हो रहे हैं, अगर आप बोर हो रहे हैं तो हमेशा से ज्यादा पैसे थे ये हम। सवाल ये है तो हरपाल जी, मुझे यहाँ पर ये पूछना है आपसे कि T20 में तो खैर पैसे अभी आए हैं, लेकिन वनडे में तो हमेशा से ही माना जाता था कि पैसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, तो इसके पीछे किस तरह से आप इस मामले को समझाएंगे? मैं नहीं समझाने की बात नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब अगर एक खिलाड़ी जैसे बेन स्टोक्स है, उसने देखा कि अगर मैं IPL में खेलता हूँ, बिग बैश में खेलता हूँ, मेरा टाइम कम लगता है, आई अर्न मनी, और बाद में चला जाता हूँ टेस्ट खेलने। ODI में अगर आपको चोट हो गई, अगर T20 में भी चोट होगी, ठीक है, आप पैसे के लिए खेले। ODI में चोट होगी तो आप भारत देश के लिए खेले, आपने काफी देश को रिप्रेजेंट कर दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एट द मोमेंट ये नहीं है, जो प्लेयरों ने आपको आवाज उठानी शुरू कर दी, आधे प्लेयर तो कभी T20 खेले नहीं जिसका नाम आपने लिया, और जो खेल रहे हैं वो चाहते हैं कि हम 2 फॉर्मेट में खेलें, टेस्ट में कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करें, T20 में हम लीग में खेलें। और ये भी बहस शुरू हो रही है कि क्या वर्ल्ड कप इतने होने चाहिए, क्यों ना लीग्स का मैच खेलें, जैसे यूरो EPL है या इसकी इंटरनेशनल लीग बनाई जाए। तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है, कम टाइम ज्यादा पैसा वो T20 देता है। ODI में बोरिंग नहीं है, ODI इज वेरी एक्साइटिंग, मगर लोगों का दिल ही नहीं है। अगर एक प्लेयर 50 ओवर खेल के अपनी टीम जिताता है तो उसको ज्यादा क्या मिलता है? यहाँ पर आपने 20 ओवर खेले, फास्टेस्ट डिलीवरी 10, इतना पैसा है हर चीज पे। चौके मारने में पैसा, ज्यादा सिक्सर मारे तब पैसा,
फास्टेस्ट बॉल की नहीं, एग्जैक्टली तो क्योंकि अभी हम T20 की बात कर रहे हैं हरपाल जी, और यहाँ पर हम T10 भी एक नया फॉर्मेट आता हुआ देखेंगे, तो वक्त क्या आ गया है कि अगर वनडे के अस्तित्व को रखना है तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसमें कुछ नया एंगल डाला जाए, इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। खिलाड़ी भी जो बोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ और लीवे क्रिएट किया जाए, कुछ और मौके क्रिएट किया जाए। क्या फॉर्मेट को बदलने का समय आ गया है? नहीं, फॉर्मेट क्या है कि बदलेंगे आप 60 से 50 किया, 50 से 40 कर देंगे, 40 से 30 हो जाएगा। अब कम करने से नहीं है, मैंने कहा जब तक आप ओडीआई में पैसा नहीं डालेंगे, ओडीआई लीग होनी चाहिए, देन पीपल आर इंटरेस्टेड और नॉट। जैसे आईपीएल है या जैसे बिग बैश है, बाकी जगह जा रहे हैं। हम ओडीआई को सिर्फ क्योंकि इट इज बिटवीन द कंट्री, दो मुल्क अपने कंट्रीज चलती हैं, इसलिए वो प्लेयर का भी वो जो आपने देखा कि मैं इधर एक पूरा दिन जाया कर रहा हूँ, क्या देश के लिए वो अलग बात है। बाद में लोग कहते हैं झंडा लेके कि हम देश के लिए करते हैं, और सब करते पैसे के लिए हैं। कोई कई आपने देखा कि करोड़पति बन गए T20 खेल के, और वो उसी में सेटिस्फाइड है। दे डोंट वांट टू प्ले फॉर द कंट्री आल्सो। क्या सिरदर्दी बढ़ना है, उधर सिलेक्शन का चक्कर पड़ता है, ये होता है। तो T20 अगर आपने ओडीआई को बचाना है तो उस तरीके की लीग कर दीजिए। अब कोई कहते हैं 40 ओवर का दीजिए, फिर कोई कहता है 15-30 ओवर का दीजिए, फिर इस तरीके से दे नो एंड टू इट। अगर आपने T20 को खड़ा, ओडीआई को रखना है जिंदा, उसके लिए भी आपको एक लीग होनी चाहिए जिस तरीके से T20 की लीग है, और कोई इसका रास्ता नहीं। भारतीय एयरफोर्स का MiG-21 इस वक्त उड़ता ताबूत बन गया है, ये कहना गलत नहीं हो सकता है। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और इस हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए। दरअसल 1960 से भारतीय एयरफोर्स रूसी विमान MiG-21 का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसा लगता है कि 62 साल के इतिहास में MiG-21 के क्रैश होने की 200 घटनाएं हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, पिछले 5 साल में भारत में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर क्रैश में 42 जवान भी शहीद हुए हैं। राजस्थान के बाड़मेर में एयरफोर्स का MiG-21 विमान क्रैश हो गया। धमाके के बाद विमान में आग लग गई और इस दर्दनाक हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। विमान का मलबा करीब आधा किलोमीटर तक फैला हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। वहीं इस मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जाहिर किया। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दुर्घटना के बारे में जानकारी दी। साथ ही हादसों के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए। MiG-21 क्रैश में जम्मू के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल और हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले विंग कमांडर M राणा शहीद हो गए। दोनों ही पायलट शहीद हो गए, लेकिन अपनी सूझबूझ से उन्होंने करीब 3000 लोगों की जिंदगी बचा ली। और अब चलते चलते छोड़ जाते हैं आपको स्वदेश के जायके के साथ। जब अमृतसरी खाने की बात आती है तो मुझे इमीडिएटली अमृतसरी छोले कुलचों की याद आती है। मुझे ये बताया गया है कि यहाँ पे ये जो कुलचे हैं वो ऋषि कपूर के इतने फेवरेट थे कि ऑन हिज वे टू आर स्टूडियो ही वुड स्टॉप हियर एंड ग्रैब अ बाइट। तो चलिए जल्दी से यहाँ के यमी छोले कुलचे खाते हैं। My Amritsari feast is ready and I can't wait to tuck in. मैं शुरू करने वाली हूँ this amazing looking आलू कुलचे के साथ, और इसको मैं खाने वाली हूँ अमृतसरी छोलों के साथ। ये ब्राउन छोले हैं, not like your regular छोले जो मुंबई में मिलते हैं। Here goes. It's so good. जो आलू का स्टफिंग है बहुत ही बेहतरीन है, और आलू और बटर का जो कॉम्बिनेशन होता है लाजवाब है। एंड दिस इज़ सो अफोर्डेबली प्राइस, सिर्फ 60 रुपए में ये आप यहाँ पे आके खा सकते हैं।
नेक्स्ट मैं खाने वाली हूँ अमृतसरी स्पेशल कुलचा जो हमने वहाँ पे अंकल जी के साथ बनाया था। ये मैं अभी I'm going to try it with कांदा and some अचार। दिस इज़ ट्रूली स्पेशल बिकॉज ये जो स्टफिंग था जिसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं और अमृतसरी जो स्पाइसेस है वो इतने उभर के आ रहे हैं, इट जस्ट लिटरली पॉप्स इन योर माउथ। दिस इज़ बीन सच अ सोल सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। ये जगह फैंसी नहीं है, देयर इज़ नो प्रिटेंस, बट यू कैन टेस्ट the flavors of Amritsar here because the food here is served with a lot of love for everybody, and from the corner of my eye I can see the eyes of my hungry producers and camera people feasting on and they're here already without me even calling them. Aa jao guys, I know you're hungry. I hope you enjoyed this episode, and for more such street food experiences please tune in to more. You keep eating? He wants to keep posing. You keep eating, have some dessert. For more such experiences, stay tuned to Times Now Foodie. Please like, share and subscribe. Until next time. Bye-bye. Bye. See you. In association with BSC, experience the new. सेविंग्स अकाउंट में FD वगैरह करते थे, उसकी जगह पे चेंजेस आया कि SIP करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं।